गुड मॉर्निंग डियर। सोना देवी सेठिया कन्या महाविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने संजय वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। तो जैसा कि अपन जानते हैं कि कल अपन ने बीएससी फाइनल ईयर के सिलेबस के ऊपर कुछ डिस्कस किया था कि इस साल हमारे क्या क्या सिलेबस में कितनी बुक्स है और उनका क्या एग्ज़ाम स्कीम है। आज अपन बात करते हैं हमारे थर्ड पेपर इकोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स, जिसमें आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं इकोलॉजी। अब इकोलॉजी ये नहीं है कि ये एक सिर्फ बायोलॉजी का ही सब्जेक्ट है। ये एक बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जो हमारे सभी सब्जेक्ट्स को कवर करती है, या इसका किसी न किसी सब्जेक्ट के साथ एक छोटा या एक माइनर एक रिलेशन हो जिसको ये मेंटेन करती है। और मेंटेन करने का मतलब है कि ये किस प्रकार से उसके ऊपर अपना प्रभाव रखती है या किस प्रकार से उससे संबंधित है। तो इकोलॉजी स्टार्ट करने से पहले अपना एक छोटा सा क्वेश्चन आता है एंड इंट्रोडक्शन के रूप में। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपना यही पुटअप होता है कि व्हाट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? तो अमूमन अपन सुनते हैं या अपन जानते हैं कि ये जो इकोलॉजी है इसमें किसी भी जीव का उसके पर्यावरण के साथ एक संबंध होता है। उस संबंध के तहत अपन उसको आसानी से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। हम ये भी जानते हैं कि ये जो इकोलॉजी है ये अपने आप में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। कुल मिला के अपन क्या कह सकते हैं कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सभी प्रकार के ऑर्गेनिजम्स या पादप या फिर जीव जंतु पाए जाते हैं और इनके ऊपर इन्हीं के एनवायरनमेंट का, इन्हीं के पर्यावरण का एक सीधा सा प्रभाव होता है, जिनसे ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनके साथ ये जुड़े हुए रहते हैं। जुड़ने के साथ अपन ये भी बता सकते हैं कि ये किस प्रकार से अपने आप को एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्लियर? अगर अपन बात करें जैसे कि अपन ये कह रहे हैं कि ये जो हमारा जो यूनिवर्सल है इस नेचर के अंदर, इस नेचर्स के अंदर कई प्रकार के अपन ने कहा है क्या है, ऑर्गेनिज्म है। क्लियर? और इस ऑर्गेनिज्म का अपना अपना एक क्या होता है, एनवायरनमेंट होता है। क्लियर? तो अपन क्या कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। आपस में मिलकर किसको बनाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स होने के साथ साथ या कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होने के साथ साथ अपने आप में एक डायनेमिक फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? डायनेमिक फॉर्म है, जो आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। दोनों आपस में मिलकर क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। भाई अपन जानते हैं, सिंपल सी बात है कि इकोलॉजी है जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सिस्टम ज़रूर है, लेकिन उतना ही जटिल भी है ये। क्यों? क्योंकि किसी भी कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसके ऊपर उसके पर्यावरण का या उसके वातावरण का उसके ऊपर इम्पैक्ट ना हो इम्पैक्ट ना हो, सॉरी डियर। तो अब अपन क्या कह सकते हैं कि ये जब जीव
उसी वातावरण में है, उसी प्रकृति के अंदर है, उसी पर्यावरण के अंदर है, तो उन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, इंटरडिपेंडेंट एक रिलेशन है। अब ये जो इंटरडिपेंडेंट है वो आगे चलकर अपने आप को क्या कर रहा है, किसी न किसी फॉर्म के अंदर अपने आप को रिएक्शन फॉर्म के अंदर रखता है। कौन सी फॉर्म में रखेगा, रिएक्शन फॉर्म के अंदर। भाई कोई भी जीव है जिस वातावरण के साथ वो रहेगा, उसका संबंध रहेगा, तो संबंध होने का मतलब क्या है, वो उसके साथ किसी न किसी प्रकार से क्रियाशील अवस्था में ज़रूर होगा, तभी उन दोनों का आपस में एक आपसी संबंध होता है। क्लियर। तो इस रिएक्शन के बेस के ऊपर अपन क्या बता सकते हैं कि ये अपने आप में एक इंटर रिलेशन है, इनका आपसी संबंध है। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जीव कभी भी किसी भी अवस्था में अपने वातावरण से कभी भी अलग या सेपरेशन उसको करना बहुत मुश्किल है। अगर अपन किसी भी जीव को उसके वातावरण से, उसके पर्यावरण से अगर अपन उसको अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो उसका सीधा सा इम्पैक्ट हमारे को ज़रूर देखने को मिलेगा। और ये जो इम्पैक्ट होता है वो ज़रूरी नहीं है कि लाभ ही पहुंचाए, किसी न किसी प्रकार से उस जीव के ऊपर या उस एनवायरनमेंट के ऊपर उस जीव की अनुपस्थिति से उसका सीधा सा हानिकारक प्रभाव कहीं न कहीं अपने को देखने को ज़रूर मिलेगा। तो यही जो है एक छोटा सा इकोलॉजी है। क्योंकि अपन ये कहते हैं कि ये जो इकोलॉजी है ये एक बायोलॉजी की ब्रांच है। इसकी ब्रांच है बायोलॉजी। यहाँ पे बायोलॉजी जो वर्ड है इसलिए लिया गया है क्योंकि अपन जानते हैं कि बायो एक ऐसा वर्ड है जिसके अंदर जीवों का अध्ययन किया जाता है। चूँकि अपन किसके साथ कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के साथ कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल बायोलॉजी अथवा इकोलॉजी। दोनों से मिलकर क्या बना है, इकोलॉजी। क्लियर। अब देखो डियर, इस छोटे से सिस्टम को देखने के बाद हम एक छोटा सा एक आंकलन करते हैं कि इसके पीछे हमारे को क्या देखने को मिल रहा है, कि किस प्रकार एक जीव उसी के वातावरण से प्रभावित हो रहा है, उसी के साथ रह रहा है, उसकी अनुपस्थिति से उसके वातावरण पर या उस जीव के ऊपर उसका हानिकारक प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो कंप्लीटली इकोलॉजी है ये अपने आप में एक छोटा सा क्या है, आइसोलेशन है। क्या है, आइसोलेशन। और ये जो आइसोलेशन जो हमारे को दिख रहा है ये प्रॉपर बिल्कुल क्या है, आर्टिफिशियल आइसोलेशन शो होता है, जिसमें जीव हमेशा अपने वातावरण से संबंधित होकर उसके साथ किसी न किसी प्रकार से क्रियाशीलता दिखाता है। और ये जो क्रियाशीलता होती है जिसमें जीव है, ये क्रियाशीलता उसकी नेचुरल बेस के ऊपर हो सकती है, उसके आर्टिफिशियल पे हो सकती है, उसके फिजिकल बेसिस पे हो सकती है, उसके केमिकल बेसिस पे हो सकती है, या उसकी बायोटिक फैक्टर्स के साथ हो सकती है। कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि जीव हमेशा इनके साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सीधा सा अपना संबंध रखता है और इस संबंध के साथ ही वो अपनी क्रियाशीलता को प्रदर्शित करता है। क्लियर। इस छोटे से समराइजेशन के अंदर अपन क्या देख रहे हैं कि इकोलॉजी एक ऐसी क्रिया है जिसमें जीव का उसके वातावरण के साथ अध्ययन है या जीव का वातावरण के साथ छोटा सा संबंध है, उसी को अपन क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। अब देखो डियर, क्या है कि इकोलॉजी
को डिफाइन करना बहुत टिपिकल है। टिपिकल इसलिए बोल रहे हैं कि इसको अलग अलग रिसर्च के आधार पर या अलग अलग डिस्कवरी के आधार पर या अलग अलग मेथड्स के आधार पर अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने द्वारा अलग अलग डेफिनेशन से इसको डिफाइन किया है। तो अपन इसका सीधा सा आकलन अपन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि इसका किसी न किसी जीव के साथ सीधा सा संबंध ज़रूर होता है। बिना संबंध के कोई भी जीव अपने आप के अंदर डेवलप नहीं हो सकता, ग्रोथ नहीं कर सकता, अपने आप को लिविंग फॉर्म के अंदर नहीं रख सकता है। इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हर एक फील्ड के अंदर अपनी एक इम्पोर्टेंसी रखता है। अब अपन बात करते हैं, ये जो इकोलॉजी जो वर्ड है वो एक्चुअल में क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। क्या वर्ड है? ग्रीक वर्ड से मिलकर बनाता है, जिसमें ओइकोस प्लस लॉगोस, ये दो ग्रीक वर्ड है, जिसमें ओइकोस का जो मीनिंग है वो होता है होम या प्लेस या हाउस होल्ड। मतलब कोई भी जीव है वो जिस वातावरण में निवास करता है उसको उसका हैबिटाट कहते हैं, उसका होम, उसका प्लेस कहते हैं। ये क्या है? उसका हैबिटाट। क्लियर? और लोगोस का अपन मीनिंग जानते ही हैं कि किसी के साथ उसकी स्टडी। क्लियर? इसका मतलब क्या हो गया कि जीव का उसके निवास स्थान पर, उसके हाउस होल्ड के अनुसार उसका अध्ययन, और अध्ययन जो है वो किसके साथ है? उसके वातावरण के साथ है। किसके साथ है? एनवायरनमेंट के साथ है। उसी को अपन क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। अब ये जो इकोलॉजी जो वर्ड है, इसको अलग अलग समय पर अलग अलग शब्दों से इसको डिफाइन किया गया है। जो सबसे पहले जिसने इसको डिफाइन किया था वो क्या था? एक आर्टिफिशियल था, जिसमें किसी भी जीव का उसके वातावरण से एक संबंध को शो करवा रहा था। और ये जो संबंध था, जो सबसे पहले जिसने बताया था वो कौन थे? आइसोडोर हिलेर, जिन्होंने सबसे पहले, कहा जाता है सबसे पहले इसे डिफ़ाइन किया गया था। और इसको डिफ़ाइन करने के लिए इसने किसी भी जीव के, उसके परिवार के, उसके समाज के, उसके सोसाइटी के साथ के जीवों का दूसरे जीवों के साथ जो रिलेशन था, उस रिलेशन को इसने सबसे पहले एथोलॉजी सबसे डिफाइन किया गया था। किससे किया गया था? एथोलॉजी सबसे डिफाइन किया गया था। मतलब कि कोई जीव है वो अपनी जाति के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, अपने समुदाय के साथ या अपने साथ साथ वो दूसरे जीवों के समुदाय से या दूसरे प्रकार के जीवों के साथ किस प्रकार का संबंध शो करता है, उसी को इसने क्या कहा था? एथोलॉजी। क्लियर है? और इसके बाद इस इकोलॉजी को सेंट मेवार्ट, एक सेंट मेवार्ट नाम से एक अंकल जी थे, जिन्होंने इसको 1894 के अंदर सबसे पहले बताया था कि किस प्रकार कोई जीव है वो अपने वातावरण के साथ प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, कार्बनिक और अकार्बनिक घटकों के साथ अपनी क्रियाशीलता प्रदर्शित करता है, अपना संबंध प्रदर्शित करता है। उसने इसको सबसे पहले हेक्सिकोलॉजी सबसे डिफाइन किया गया था। तो कुल मिला के अपन क्या कह सकते हैं कि अब तक जिन्होंने बताया था उन्होंने अभी तक इनको इकोलॉजी वर्ड से डिफाइन नहीं किया है। आइसोडोर थे, इन्होंने सबसे पहले एथोलॉजी शब्द को यूज़ में लिया।
हेक्सोलॉजी शब्द को जिसने यूज में लिया था वो कौन थे? सेंट मेवार्ड थे। अब अपन बात करते हैं कि एक्चुअल में ये इकोलॉजी कहाँ से डिस्कवर हुई है, कि किसने सबसे पहले इसको डिफाइन किया था या किस शख्स ने इस शब्द को सबसे पहले यूज में लिया था। तो अगर अपन एक बात करते हैं, हाँ, कॉरमोंडी के अनुसार 1968 के अनुसार उन्होंने अपने पब्लिकेशन में बताया था कि सर्वप्रथम इस इकोलॉजी शब्द को यूज में जिसने लिया था वो थे हेनरी थॉरू, जिन्होंने 1858 के अंदर इस इकोलॉजी को यूज में लिया था, वर्ड को यूज में लिया था। लेकिन अपन इन तथ्यों के आधार पर एनवायरनमेंट से संबंधित या इकोलॉजी से संबंधित जितने भी हमारे सामने जो तथ्य हैं उन तथ्यों के बेस पर अपन क्या मानते हैं कि रिटर थे जिन्होंने सबसे पहले इस इकोलॉजी मीनिंग को यूज में लिया था। क्लियर है? अब अपन क्या कह सकते हैं, अगर अब अपन क्या बता सकते हैं कि रिटर के बाद अगर इसके ऊपर सबसे पहले अपने ही रिजल्ट के बेस पर इस शब्द को जिसने निरूपित किया था, जिसने डिस्कवर किया था, वो थे हैकल। कौन थे? हैकल, जिन्होंने 1886 के अंदर इस वर्ड को सबसे पहले डिफाइन किया था। और डिफाइन करते समय इसने ये बताया था कि किस प्रकार जीव अपने वातावरण के साथ साथ उसमें कार्बनिक अकार्बनिक घटकों का उसके ऊपर किस प्रकार संबंध होता है, वो उस घटकों से किस प्रकार अपने आप को क्रियाशील प्रदर्शित करता है। वो घटक चाहे तापमान हो, नमी हो, श्वसन क्रियाएं हो या किसी भी प्रकार के बायोटिक फैक्टर से क्यों ना हो, उनमें जीव अपने आप को हमेशा एक क्रियाशीलता के रूप में शो करवाता है। इसलिए इसका एक सीधा सा एक संबंध होता है। उस संबंध के तहत अपन उस जीव को उसके वातावरण से अलग नहीं कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस था वो हैकल का था। इसलिए माना जाता है कि ये जो हैकल है वो फादर ऑफ इकोलॉजी से अपन उनको माने इकोलॉजी, फादर ऑफ इकोलॉजी के लिए कहा जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इसी को माना जाए, क्योंकि अपन ये भी मानते हैं कि जब 1858 के अंदर चार्ल्स डार्विन के द्वारा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक का जब पब्लिकेशन हुआ था, उस समय उन्होंने बताया था कि जीवों की जो उत्पत्ति है वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट से मानी गई है। लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी बुक के अंदर इकोलॉजी का सीधा सा जीवों के साथ यूज में नहीं लिया था। लेकिन ये ज़रूर है कि प्रत्येक जीव का अपना एक पर्यावरण ज़रूर होता है, वातावरण ज़रूर होता है, जिसमें वो अपने आप को डेवलप करता है, उसी के अंदर वो ग्रोथ करता है। तो क्या कह सकते हैं कि अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा इसको अलग अलग शब्दों में बताया गया है। ठीक इसी प्रकार से वार्मिंग है, फ्रेडरिक है, जिन्होंने इनको अपने अपने शब्दों में निरूपित किया था। जो वार्मिंग थे उन्होंने बताया था कि जीवों का पर्यावरण के साथ एक छोटा सा संबंध है, वो प्राकृतिक संबंध है जिसमें जीव अपना आप को डेवलप करवाता है। फ्रेडरिक के अनुसार क्या था
कि प्रत्येक जीव जो होता है वो अपने पर्यावरण के अंदर ही अपने आप को विकसित करने के लिए योग्य होता है। उस पर्यावरण की अनुपस्थिति में जीव अपने आप का विकास या जीव अपने आप को विकसित करना बहुत मुश्किल माना गया है या विकास करना असंभव बताया है। और इसी के आधार पर ऑडम थे जिन्होंने 1961, 1969 और 1971 के अंदर इकोलॉजी के ऊपर सबसे ज़्यादा वर्कआउट किया था, जिन्होंने इसको डिफाइन किया था कि इकोलॉजी का उसके पर्यावरण के साथ क्या संबंध है। इसलिए इस दृष्टि से हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन जो है इंट्रोडक्शन के रूप में, उसमें ऑडम है। ऑडम के साथ साथ इसको टेलर ने भी अच्छे से अपने ही शब्दों में डिफाइन किया था, जिसमें इकोलॉजी को यूज़ में लिया था। क्लियर है? तो इन सभी ब्रीफ हिस्ट्री के आधार पर अपन बताएं कि कौन है जिसने सबसे पहले इस शब्द को यूज़ में लिया, कौन है जिसने इस शब्द को डिफाइन किया था, या कौन है जिस शख्स ने इसके ऊपर सबसे ज़्यादा अपना वर्कआउट किया है। तो ये थोड़ा मुश्किल ज़रूर है लेकिन क्लियर होना चाहिए। वैसे क्लियर है? तो आज अपन ने जिस टॉपिक पर बात की है वो क्या है, इकोलॉजी है, और इकोलॉजी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। थैंक यू डियर।